सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय भारतीय चित्रकला के षडंग का अध्ययन कर रहे हैं, इसी क्रम में हमने इसके पूर्व भाग में भारतीय चित्रकला के षडंग के पहले अंग रूप भेद का विस्तृत अध्ययन किया था। उसी प्रकार से आज हम भारतीय चित्रकला के षडंग के दूसरे अंग प्रमाणानी अर्थात प्रमाण का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व सर्वप्रथम आप सभी को षडंग के संस्कृत के इस श्लोक में समाहित भारतीय चित्रकला के षडंग के 6 अंगों को एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि पहला अंग है रूप भेदा अर्थात रूप भेद, वस्तु आकृतियों में भेद का ज्ञान होना। दूसरा अंग है प्रमाणानी अर्थात प्रमाण, अनुमान, अनुपात या नापतोल। तीसरा अंग है भाव अर्थात विचार। चौथा अंग है लावण्य योजनम अर्थात लावण्य योजना, सुंदरता, कांति, चमक। पांचवा अंग है सादृश्यम अर्थात सादृश्य, वस्तु या दृश्य के साथ समानता। छठवां अंग है, जो अंतिम अंग है, वर्णिका भंग अर्थात रंगों का ज्ञान होना। इति चित्रम षडंगकम। इस प्रकार से चित्रकला के 6 अंग पूर्ण होते हैं। अतः हम अध्ययन करेंगे भारतीय चित्रकला के दूसरे अंग प्रमाण का। प्रमाण से तात्पर्य है नाप, मात्रा या अनुपात से। जिस प्रकार से तालहीन संगीत रस का बोध नहीं करा पाता, उसी प्रकार से प्रमाणहीन चित्र भी रस की उत्पत्ति नहीं करा पाता। प्रमाण वह नियम है जिसके द्वारा हम प्रत्येक वस्तु की यथार्थता प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रमाण का अर्थ नाप, तोल या अनुपात या मात्रा से लिया, या अनुमान से भी ले सकते हैं। यह अनुमान शक्ति हर मनुष्य में होनी आवश्यक है। अगर वह चित्रकार है और वह चित्र की रचना कर रहा है, अगर वह चित्र प्रमाणहीन होगा तो वह चित्र रस की उत्पत्ति नहीं करा पाएगा, वह चित्र नीरस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई चित्रकार कोई दृश्य को अंकित कर रहा है और उस दृश्य में उसको नदी, पहाड़, वनस्पति, जो पेड़ पौधे हैं, मनुष्य आकृतियाँ, जीव जंतुओं को अंकित करना है, तो उसको पूर्व में ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि उसमें मनुष्य आकृतियों को पेड़ों से छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है, पहाड़ पेड़ से छोटे बनेंगे या बड़े, समुद्र का विस्तार कितना होगा। इस प्रकार से उसको अनुमान शक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि वह मनुष्य आकृति को पहाड़ों से बड़ा बनाता है और पर्सपेक्टिव के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन नहीं करता है, तो वह उसका चित्र भी विकृत हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। यह चित्र का वह अंग है जिसके द्वारा हम किसी चित्र में लंबाई, चौड़ाई आदि को दिखाते हैं। अतः प्रत्येक कलाकार में पर्याप्त प्रमाण शक्ति का होना आवश्यक है, तभी वह अपनी रचना में इस नियम का पालन करने में समर्थ होगा। प्रत्येक चित्रकार एक देखी हुई वस्तु को कागज पर बनाता है। जैसे कि विशाल समुद्र प्रमाण के माध्यम से ही छोटे से कागज पर खींचा जा सकता है। अतः प्रमाण वह शक्ति है जो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वस्तु को भी सरलता से नाप लेती है। इस शक्ति के माध्यम से हम पर्सपेक्टिव को चित्र में दिखाते हैं, अर्थात प्रमाण और अनुमान शक्ति के द्वारा हम बड़े से बड़े, विशाल से विशाल समुद्र को भी एक छोटे से पेपर पे सरलता से अंकित कर सकते हैं। बड़े से बड़े पहाड़ को भी हम अंकित कर सकते हैं, लेकिन हम में अनुमान शक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। आमतौर पे साधारण जनजीवन में हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कि बस स्टैंड पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उससे बस लगभग 200 मीटर की दूरी पे आगे निकल चुकी है और बस चल चुकी है, तो वह अनुमान लगा सकता है कि वह कितनी रफ्तार से दौड़ेगा कि वह उस बस को आसानी से पकड़ सकता है। और दूसरा उदाहरण दें कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के सामने एक बड़ा सा गड्ढा है और वह अगर उसमें अनुमान शक्ति है कि वह उसको फलांग करके पार लगा सकता है, तो वह उसको पार करने में सफल हो सकता है। अगर उसमें अनुमान शक्ति नहीं है तो वह उस गड्ढे में गिर भी सकता है। इसलिए अनुमान शक्ति का होना प्रत्येक मनुष्य में अति आवश्यक है। जिस प्रकार से यह चित्र आप देख सकते हो कि कागज पे एक विश्व की रचना इसमें किसी चित्रकार ने की है। एक छोटे से कागज पे
विश्व के मानचित्र को अंकित किया है, जिसमें बड़े से बड़े महाद्वीप, बड़े से बड़े समुद्र सागर को इसमें दिखाया है, तो यह प्रमाण शक्ति का होना अति आवश्यक है। प्रमाण के माध्यम से हम पशु पक्षियों की भिन्नता, स्त्री पुरुष आकारों के कद में अंतर, मनुष्य व देवताओं के चित्रों में अंतर निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि हमने षडांग के पहले अंग रूप भेदा में समझा था, किस प्रकार से है ना देवताओं में, पशु पक्षियों में, आकृतियों में, छोटे बड़ों में, इनमें हम भिन्नता देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रमाण का ज्ञान हमें इस भिन्नता का भी ज्ञान कराता है। इसी प्रकार संपूर्ण मुख के 3 बराबर भाग होते हैं। अब हम मनुष्य आकृतियों में उसके चेहरे का अगर हम अध्ययन करेंगे तो मनुष्य के चेहरे के 3 बराबर भाग इसमें किए गए हैं। पहला भाग होता है वो बीच माथे से भौहों तक होता है, दूसरा भाग भौहों से नाक तक, और तीसरा भाग नाक से ठुड्डी तक होता है। मैं इस चित्र के माध्यम से अब आपको समझाता हूँ। जैसे कि चेहरे के 3 भाग, पहला भाग बीच माथे से भौहों तक किया गया है, दूसरा बराबर जो भाग किया गया है वो भौहों से नाक तक, और तीसरा जो भाग किया गया है वो नाक से ठुड्डी तक किया गया है। इस प्रकार से मनुष्य के चेहरे के 3 बराबर भाग किए गए हैं। इस प्रकार से प्रमाण का ज्ञान हमें आवश्यक है। प्रमाण के बिना जो चेहरा है उसका प्रपोर्शन सही नहीं बन पाएगा और उसको हम विकृत कर सकते हैं, वह चेहरा विकृत भी हो सकता है। प्रसिद्ध चित्रकार माइकल एंजेलो ने स्वस्थ मानव शरीर को 7.5 ताल में विभाजित किया है। एक चित्रकार है प्राचीन, जो प्रसिद्ध चित्रकार रहा है, उसने मनुष्य के शरीर की रचना को 7.5 ताल में बांटा है। अब ताल क्या होती है? ताल मनुष्य का जो सिर होता है, उस सिर को एक ताल की एक इकाई के रूप में माना गया है, और इस प्रकार से उस सिर के बराबर मनुष्य का शरीर 7.5 ताल में विभाजित है। जिस प्रकार से इस चित्र में हम समझ सकते हैं, चेहरा है वो 1 ताल में है, यह 1 ताल हो गई, ये 2 ताल, नाभि तक 3 ताल, यहाँ तक 4, 5, 6, 7, और ये आधी ताल जो है, इसको मिला करके कुल 7.5 ताल स्वस्थ मनुष्य की निर्धारित की गई है। इस प्रकार से जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, पूरे प्रपोर्शन से इस चित्र को ताल द्वारा विभाजित करके बनाया गया है। एक और इस चित्र में हम समझ सकते हैं, यहाँ पर 1 ताल, 2, नाभि तक 3, 4, 5, 6, 7, और ये जो आधी ताल है, इस प्रकार से कुल 7.5 ताल में यह जो मनुष्य का शरीर है वह विभाजित है। तो आप समझ गए होंगे, ताल को सिर की एक इकाई के रूप में माना है। इनके अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथों में 5 अन्य प्रकार की आकृतियां भी बताई गई है, जिनके नाम हैं। अब हम विभिन्न आकृतियों को जैसे हम देखते हैं, उनका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, और वो 5 प्रकार की आकृतियां हैं। इसमें उनका नाम है, उनका प्रमाण है, जो ताल में विभाजित है, उनकी श्रेणी है कि वो कौन कौन हो सकते हैं। जैसे कि पहला है नर। नर की 10 ताल मानी गई है, और वो राम, बाली, इंद्र व अर्जुन हो सकता है। इस प्रकार से क्रूर, जिसकी 12 ताल है, और वह चंडी या भैरव भी हो सकता है। तीसरा है असुर, जिसकी 16 ताल है, और वह रावण या कुंभकर्ण भी हो सकता है। चौथा है बालक, जिसकी 5 ताल निर्धारित है, और ऐसी ही बालक आकृतियाँ इसमें शामिल है। 5वां है कुमार, जो बालक से कुछ बड़ी अवस्था होती है, उसकी 6 ताल है, कौमार्य अवस्था से संबंधित आकृतियाँ। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि नर की आकृति से बड़ा क्रूर होता है, और क्रूर की आकृति से विशाल होता है असुर, जिसकी 16 ताल, सबसे ज़्यादा ताल इसी की होती है। इसका शरीर विशाल भी होता है। बालक की सबसे कम ताल होती है।
अब हम इन सभी ताल को, इन आकृतियों को चित्र के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान राम की जो नर है उसकी 10 ताल निर्धारित की गई है, इस चित्र में देख सकते हैं। क्रूर जैसे कि देवी चंडी है, उसकी 12 ताल निर्धारित की गई है। यहाँ पर यह दृश्य जो चित्र है वो असुर का है, जो कि रावण है, इसकी 16 ताल निर्धारित की गई है। आकृति में यह बहुत ही विशाल है। बालक है, जो बालक के रूप में कृष्ण है, कन्हैया है, इसकी 5 ताल निर्धारित की गई है, जो सबसे कम है। और उससे कुछ बड़ी उम्र में जैसे कुमार है, उसकी 6 ताल निर्धारित की गई है। इस प्रकार से हम अगर कोई छोटे से बड़ा बच्चा या फिर किसी बड़े व्यक्ति, महिला या फिर पुरुष का हम अंकन करते हैं तो हमें ताल या प्रमाण का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अतः आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि प्रमाण या अनुवाद या अनुपात क्या होता है। अनुवाद जो शक्ति है वो हर एक मनुष्य में होनी आवश्यक है। इसी के साथ धन्यवाद। अगले भाग में हम भारतीय चित्रकला के षडंग के तीसरे अंग भाव का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।